सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी के सभी। आप लोगों के साथ स्टूडेंट मैं डिस्कशन आज जो करना चाहता हूँ ये कि क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके टर्म 2 की जो तैयारियाँ आपकी चल रही हैं, क्योंकि एक बार डिफरेंट इस बार आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। एग्ज़ाम का तरीका पहली बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि टर्म 2 में जिस तरीके से पेपर हो रहा है, यानी कि बोर्ड का पेपर 2 हिस्सों में हो रहा है, ये पहली बार से हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि आपको कैसे करके अपने एग्जाम पेपर को लिखना चाहिए, उसके लिए अभी से आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि यार हम कहें कि हम पहली बार वाले थे, हमें आइडिया नहीं आया, ये गलतियाँ हमने कर दी या ये नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, जो करना चाहिए था वो नहीं करा। वो सब बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। उनमें से कुछ पॉइंट्स देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपका जो इस बार ये पेपर होना है टर्म 2 का, ये होने वैसे ही वाला है जैसे कि लास्ट टाइम बोर्ड का होता था, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो सब्जेक्टिव पेपर है यानी कि आपको प्रॉपर वे में अपने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन सब कुछ लिखने होंगे, जैसे कि आप इससे पहले भी लिखते हुए आ रहे थे। तो पेपर पैटर्न सब कुछ वही फॉलो होगा। लेकिन जो दूसरी बात है जो आपको अभी ध्यान रखनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो ये है कि पहले क्या होता था कि किसी इंडिविजुअल टॉपिक से चैप्टर्स की जो पर्टिकुलर वेटेज होता था वो उतना नहीं हो पाता था। मतलब उस समय सेलेक्ट करने के लिए टीचर के पास बहुत से चैप्टर हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए मैथ्स ही ले लें तो 13 चैप्टर हुआ करते थे उस समय। अब 13 चैप्टर नहीं है, उनमें से बहुत से चैप्टर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ इंटीग्रल से लेकर 7वें चैप्टर से लेकर 7th 8th 9th 10th 11th और 13 ये चैप्टर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 12वां ये चैप्टर आपके पास अब नहीं है। तो टीचर के पास एक मौका है इस बार की, जो उनके पास पूल है जहाँ से वो क्वेश्चन लेते हैं, वो उनके पास एक इस बार छोटा है, तो वहाँ से क्वेश्चन में वो क्या कर सकते हैं, अपनी तरह से वेरिएशन भी कर सकते हैं। इससे पहले भले ही वो क्वेश्चन को एज इट इज़ दे देते होंगे कि बहुत सारा लोड ना पड़ जाए बच्चे पे, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन इस बार क्योंकि क्वेश्चन पेपर में चैप्टर कम आने वाले हैं तो उन चैप्टर्स में से ही हो सकता है कि वो कुछ अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन दे। मैं ये नहीं कह रहा कि टफ दे, क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल रखने की वो कोशिश करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास जो चैप्टर्स दिए गए हैं उन पर आपको इन डेप्थ आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे और आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका जवाब सही जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इस गलतफहमी में रहें भी ना। तो अपनी प्रिपरेशन को पहले से ही आप नेक्स्ट लेवल पे रखें। कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको ये सोचना है कि बेकार से बेकार सिचुएशन सोचनी है कि पेपर टफ से टफ आ गया, ऐसा सोच लो। तो उसके लिए भले ही हमने उम्मीद रखनी है कि पेपर वगैरह सब कुछ अच्छा है, हमारा सब कुछ अच्छा जाए, लेकिन आपको अपनी जो ट्रेनिंग चाहिए आपकी, वो ट्रेनिंग टफ होनी चाहिए। यानी आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपरेशन करनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ते समय कि यार ये क्वेश्चन लंबा है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता तो हम नहीं करते इसे। ऐसी भूल मत करना, किसी भी चीज़ को छोड़ने की गलती ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप डिसेंट स्कोर करें, आपने कुछ बहुत बड़ा प्लान अपने आपके लिए किया है कि आपके ड्रीम स्कोर होगा, वो आपने सोचा हुआ है, तो उसके लिए एटलीस्ट एक चीज़ जो ना करें वो ये कि स्किप ना करें किसी भी चीज़ को। जो भी दिया हुआ है उसे पढ़ें। अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में समझ में नहीं आता, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आपके टीचर्स एडुकेटर्स अवेलेबल है, आपके बहुत से आजकल मीडियम है, उनकी हेल्प से उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हो कि यार ये वाला पोर्शन ना मैं नहीं आता। और उसमें भी एक और बात, कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरा चैप्टर ही छोड़ के आ रहे हो। कई बार क्या होता है, बच्चे पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हैं कि अगर हमें ये चैप्टर में कुछ टॉपिक नहीं आ रहे थोड़े बहुत, तो हमने उस पूरे चैप्टर को ही डाल दिया, हमने बोला ना हम इसे छेड़ने नहीं वाले। ऐसा भी नहीं है, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं हर चैप्टर की या हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि कोई चैप्टर ऐसा हो कि बिल्कुल इसे छोड़ना पड़े, लेकिन बाई चांस ऐसी सिचुएशन बन भी जा रही हो तो फिर भी पूरे चैप्टर को मत छोड़ा करो, उसके बेसिक्स एटलीस्ट कवर कर लिया करो। भले ही आपको लगता है कि इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें टफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो डाइजेस्टेबल होंगी और जो आसानी से कवर की जा सकती है। एटलीस्ट उनको तो कर लें। हो सकता है जब आप उनको कर रहे हो, आपने बेसिक्स कवर किए हो, तो उसी दौरान आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए और आप बाकी की चीज़ों को भी कवर कर लो। लेकिन ये गलत बात है कि आप पूरा पेपर को ब्लैंक, उस चैप्टर को ब्लैंक ही छोड़ दो कि मैंने इसे पढ़ना ही नहीं है। पहले से अपने से ऐसा डिसीजन मत लेना। और उसके बाद एक जो अगली बात ये है कि अपनी राइटिंग हैबिट भी बनाए जरा, क्योंकि इस बीच में अभी पिछले कई टाइम से, आप मेरे ख्याल से 10th के टाइम से ही जब थे तभी आपके एग्ज़ाम वही वाले स्टूडेंट है, शायद आपकी 10th के टाइम से ऑलमोस्ट कोविड आ गया था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपनी थोड़ा राइटिंग हैबिट भी बनाए, क्योंकि अभी क्या होता है कि हम उस तरह से, हमारा जो पहले ऑफलाइन में रहता था फील, वो रिदम बीच में ब्रेक हुआ है। तो इसलिए राइटिंग स्किल्स में हमारी थोड़ी सी कमी आई है। राइटिंग को लिखने में, मेरा कहने का मतलब है कि लिखने की प्रैक्टिस में। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर देने हम बैठे और हम बोलेंगे हमें सब कुछ आता था लेकिन हम फिर भी छोड़ के आ गए क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। तो टाइम तब नहीं मिलेगा जब आप बहुत रफ मैनर में भी काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन मुझे आता है, मैं करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ जब आप करोगे तो फिर आप मिस्टेक्स जरूर करोगे वहाँ पर, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। और कोशिश करें जब भी कोई चीज़ें लिखते हो तो उसमें अपनी थोड़ा हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखें कि वो भी ठीक ठाक बने। हैंड राइटिंग ठीक ठाक से मतलब ये है कि आपका पढ़वा एटलीस्ट पहले तो आपको समझ में आ जाए,
उसके बाद फिर दूसरों को भी थोड़ा समझ में आ जाए तो फिर ये बेस्ट हैंड राइटिंग मानी जाती है, कि जिसको अपना पढ़ा हुआ समझ में आता है और दूसरों को भी उसका पढ़ा हुआ समझ में आता है, तो हाँ आपकी राइटिंग बहुत बेहतरीन है। उसमें भी कोशिश करें कि राइटिंग में ओवर राइटिंग ना किया करें जब कभी सॉल्यूशन लिख रहे होते हो। ये प्रैक्टिस आपकी आज से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं मैं एग्जाम में ऐसा करूँगा। एग्जाम में कोई शुरुआत के 15-20 मिनट तक ही बनावटी तरीके से काम कर पाता है, उसके बाद का जो पूरा काम होता है उसके पूरे 1 साल का रिफ्लेक्शन होता है जो उन्होंने करा होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कॉपी में हम कोई भी स्टूडेंट जो करते हैं एग्जाम की कॉपी में शुरुआत में बड़े अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन लास्ट में बाद में उनके एवरेज आने लग जाता है। खराब आता है ये नहीं कह रहा, जैसा नेचुरल होता है वो नेचुरल रिफ्लेक्शन शो होने लग जाता है उनके शीट में। इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस ही पहले अच्छे तरीके से करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना पड़ेगा, आपको बनावटी वहाँ पे नहीं बनना होगा, एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी नहीं बनना होगा आपको वहाँ पर। आप खुद जो कर रहे होगे नेचुरल होंगे आप उस समय। और फिर उससे क्या होगा कि जब अभी से आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो कि जब मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे ओवर राइटिंग नहीं करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना, या फिर मुझे बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत मुझे काफ़ी कंप्रेस्ड वे में चीज़ों को लिखना है, एक प्रॉपर स्पेसिंग उनके बीच में हो। ये सब छोटी छोटी बातें भी मैटर करती हैं अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न के लिए। और वैसे भी जनरली ये करना ही चाहिए। और कोशिश करें कि जिन भी क्वेश्चंस को आप अभी कर रहे हैं उन पे एक बार हाईलाइट कर दें उन क्वेश्चंस को अभी से, ताकि आप बाद में जब पेपर आने का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका उस समय चीज़ों को आप रिवाइज कर सको। इसके लिए अभी से चीज़ों को मार्क करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बाद में फिर लोड पड़ सकता है। और कोशिश करें कि एक टारगेट फिक्स कर लें कि इतनी डेट तक मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, एक डेडलाइन बना दे। ऐसा नहीं कि इसको मैं एग्जाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पढ़ूंगा, वो दिन फिर कभी नहीं आता और वो चैप्टर लास्ट में छूट जाता है। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए आप इससे बचें। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी मुझे आप लोगों को, मेरी जो टाइमिंग होती है 4 o'clock की होती थी ये टाइमिंग, प्लस के स्टूडेंट्स के साथ जो प्लस में एनडी की कोचिंग कर रहे होते हैं, एनडी की तैयारी कर रहे होते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस बैच चल रहा होता है, ये तो अल्फा बैच है, इसकी टाइमिंग 3 o'clock हो चुकी है, 4 o'clock रहती थी जनरली। और जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 11th की 12th की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर मेरी फिजिक्स की एक फ्री क्लास चल रही होती है। इसमें फिलहाल अभी 11th का कोर्स चल रहा है, जिसमें आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रोटेशनल मोशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सेंटर ऑफ मास वाली चीज़ है। तो कोशिश करें जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अभी इस बात को सुन रहे हो, कोशिश करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर ये क्लासेस दोनों की दोनों फ्री क्लासेस होती हैं, है ना। एक ही टाइमिंग, इन दोनों की टाइमिंग इंटरचेंजेबल है आपस में, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग ये रहती है 7 से 8 और 8:30 से 9:30 क्लासेस रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि फिजिक्स में रोटेशनल मोशन भी स्टार्ट होने वाला है, आप इसको भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट यही छोटी सी एक अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। तो होपफुली आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उन्हें एड्रेस कर सकूँ। स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।